चलिए दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आज का ये हमारा हिंदी थ्योरी क्लास का दूसरा क्लास है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया है स्वर व्यंजन को, और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण को। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्र नहीं किया जाता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन हम किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जो कि क्या हो, स्वतंत्र ना हो, है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं? व्यंजन वर्ण कह रहे हैं। तथा इन वर्णों को जब भी हम बोलेंगे तो एक स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी, है ना, तब हम इसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। ये परिभाषा जो है वह A to Z एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, जैसे कि क से क ख ग घ, है ना, बहुत सारे व्यंजन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी कुल संख्या जो है वह 35 मानी गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो मूल व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। ठीक है, तो आपको 33 ही लेकर के चलना है। कभी भी आपके एग्जाम में अगर आता है ना, अगर वहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय अगर नहीं दिया है तो आप 33 लेकर चलेंगे। अगर केंद्रीय हिंदी निदेशालय अगर दिया रहे तब जा करके आप 35 लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, व्यंजन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? तो दूसरे पर आश्रित है ना। व्यंजन जो है वह क्या है? स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसका जो प्रकृति है वो कैसा होगा? परतंत्र होगा। ठीक है, अब देखिए, कुल व्यंजन जो है हम कितने देखते हैं? तो 39 देखते हैं। कितने देखते हैं? 39, जिसमें से 33 जो है वह मूल व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 जो है वह द्विगुण व्यंजन होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं सारे व्यंजन को। चलिए देखिए, जो मूल व्यंजन होता है इसमें जो 3 प्रकार हैं। मूल व्यंजन में कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4 है, और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। और आता है तीसरा मूल व्यंजन में ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। क्या आता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं या स्पर्श से होता है ना, इन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श भी कहते हैं इसको, स्पर्शी भी कहते हैं। इनकी जो संख्या है कितनी है? 25 है। प वर्ग इसमें एक आता है। देखिए, इसे वर्ग वर्ण भी बोला जाता है, आप लिख सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है? वर्ग वर्ण भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? वर्ग वर्ण भी होते हैं। देखिए, प वर्ग जिसमें हवा जो है वह पूरी तरह रुक जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवरोधी व्यंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये है हमारा 25 वर्ण, जिसमें सबसे पहला है क वर्ग। क वर्ग जो कि कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, अर्थात है कि इसका जो उच्चारण स्थान है, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कंठ से करते हैं। जैसे कि क ख ग घ अंग, है ना, तो हमारे कंठ से सीधा आवाज आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंठव्य वर्ण कहते हैं। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग को तालु या तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। जैसे कि च छ ज झ य, जब हम इन सब का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है वो तालु की ओर क्या होने लगता है? जाने लगता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये मूर्धा की ओर जाने लगता है, या फिर मूर्धा से हमारा जो उच्चारण स्थान है वो होता है। जैसे कि ट ठ ड ढ अड़, है ना। अगला है त वर्ग। त वर्ग को दंतव्य वर्ण कहते हैं। त थ द ध न, है ना, ये सभी क्या होते हैं? दंतव्य वर्ण होते हैं। और हमारा लास्ट जो है प वर्ग, इसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो होंठ से होने स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि प फ ब भ म, है ना, जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे हमारा दोनों होंठ क्या होने लगेगा? सटने लगेगा। ठीक है, या फिर सट के स्टार्ट होता है। तो देखिए, इसे जो प वर्ग है
इसे और क्या बोला जाता है, तो इसे अवरोधी व्यंजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वह पूरी रुक जाती है, जैसे प हम पूरा रुक जाते हैं ना, फ। लेकिन हम जब क बोलेंगे तो हम नहीं रुकते हैं, क आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन प बोलेंगे तो रुक जाते हैं, है ना। तो क को क च ट इन सब को हम लंबे टाइम तक बोल सकते हैं, लेकिन जो प फ ब भ म है इसको हम लंबे टाइम तक नहीं बोल पाते। इसी वजह से ये क्या होता है, हमारा अवरोधी व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंचमाक्षर व्यंजन। देखिए पंचमाक्षर व्यंजन या फिर नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो हमारा वर्ग का पंचम वर्ण है ना। वर्ग का कौन है पंचम वर्ण, तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या होते हैं हमारे अंग, इया, अड़ा, न और म, ये सभी क्या होते हैं हमारे नासिक के या पंचमाक्षर वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे है अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाती है, यानी कि इन सब का जब हम उच्चारण करेंगे तो सांस जो है वह अंदर की ओर जाने लगता है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, यानी कि ये दोनों जो है वह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं, जो कि जीभ, तालु, दांत, होंठ को स्पर्श सटाने से क्या होती है, उच्चारित होती है। ठीक है, य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। किसको, य और व को, है ना, अर्ध स्वर कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वो 4 है। कौन कौन से, य र ल व। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं य र ल व। ठीक है, देखिए अब देखिए इनमें से जो चारों वर्ण है उसको क्या क्या बोला जाता है, तो सबसे पहला आता है य। य को हम तालव्य वर्ण बोलते हैं। जब हम य बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो जीभ है वो तालु की ओर जाने लगता है, या फिर तालु से स्टार्ट होता है य। ठीक है, ऐसे ही इसे और क्या बोला जाता है, तो अर्ध स्वर बोला जाता है। ठीक है, तालव्य तो पूछा ही जाता है, लेकिन अर्ध स्वर जो है वह ज्यादा पूछा गया एग्जाम में, है ना। अगला है र। र को वत्स्य वर्ण या लुंठित वर्ण याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ल वत्स्य वर्ण और पार्श्विक वर्ण कहे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है व। व को हम दंत ओष्ठ दोनों बोलते हैं, यानी कि दांत और ओंठ दोनों से ही स्टार्ट होता है, दंत ओष्ठ व, है ना। इसे हम अर्ध स्वर में भी रखते हैं व को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग तीसरे व्यंजन वर्ण के प्रकार में। अब देखिए तीसरा जो व्यंजन वर्ण है वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, देखिए ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण से शरीर में रगड़ या घर्षण से गर्मी आती है, यानी कि इनके उच्चारण से क्या होता है, शरीर में कंपन या रगड़ महसूस होता है, जिससे हमारा जो श्वास है वो गर्म होने लगता है ना, यानी कि हमारा जो गर्मी का महसूस होने लगता है, इसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम संघर्ष कर रहे हो, है ना। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। जैसे कि स, ह, स ह, है ना, तो 3 स है और एक ह है, छोटा वाला स, और इसे हम मध्यम और इसे हम बड़ा वाला सा बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा ह। चलिए आगे देखेंगे। अगला है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन हमने कितने पढ़ लिए हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने स्पर्शी पढ़ा, उसके बाद में अंतस्थ 4 पढ़े, तो ये हो गया 25 4 29, और फिर हमने उसमें पढ़ा है 29 और 4 हो गया हमारा 33। हमने 33 वहाँ पर मूल व्यंजन पढ़ लिए हैं। अब जो आ रहा है हमारा आगे 33 के बाद संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला अक्षर स्वर रहित व्यंजन होता है, यानी कि जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा ही कैसा होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए, वो भी बिना स्वर के, है ना। देखिए कोई भी अक्षर जो है वह स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। जैसे कि क को ही ले लेते हैं, तो क को जब हम लेंगे तो इसमें एक तो क रहता है और एक क्या रहता है, अ रहता है। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो अगर पहला अक्षर बनेगा वो कैसा बनेगा, स्वर रहित व्यंजन से बनेगा, है ना। तो ये स्वर रहित व्यंजन है, तो इसी से बनना चाहिए। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है,
तो 4 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी बोली गई है? तो 4 बोली गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए इनकी जो संख्या है वो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी आते हैं 4 संयुक्त व्यंजन में। चलिए देखते हैं जो छ है ना, छत्रपति का छ, ये जो है वह क और स से मिलकर बना होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो छ है वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो ये याद रखेंगे। या फिर 3 संयुक्त व्यंजन को दे दिया जाएगा, एक अन्य वर्ण को दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर असंगत कौन है ये पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, त्र जो है वह त और र से मिल करके बना है, ज्ञ जो है वह ज और य से मिलकर बना है, स्र जो है वह स और र से मिलकर के बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक संधि के मेन पॉइंट से मैं आप लोगों को एडिशनल कुछ बताने वाला हूँ कि जैसे कि ये स, स्र है और त्र है ना, ये किस में आते हैं? ये जहाँ पर भी अगर ये इन दोनों से टूट रहे होंगे तो वो यड़ स्वर संधि में आते हैं। किस में आते हैं? यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम स्वर संधि में तोड़ते हैं ना, जैसे कि हमारा इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि पित्राज्ञा है ना, जैसे कि पित्र आज्ञा हो गया है ना, तो ये क्या होगा? पितृ प्लस आज्ञा है ना, पितृ प्लस क्या हो जाएगा? आज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यड़ स्वर संधि में क्या बोला जाता है कि यड़ स्वर संधि में य होने चाहिए, व होने चाहिए और र होने चाहिए। इसके आगे में एक क्या होने चाहिए? अर्ध स्वर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी एक र है और इसके आगे में क्या है? आधा वर्ण है ना। ऐसे ही यहाँ पर र है और इसके आगे में क्या है? आधा वर्ण है। इस वजह से ये किस में चले जाते हैं? यड़ स्वर संधि में चले जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है पित्राज्ञा को, और सभी जो है वह दीर्घ स्वर संधि की ओर चले जाते हैं, जबकि ये दीर्घ स्वर संधि में नहीं आते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। अब देखिए उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन, इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 2 है। अब देखिए किसे बोला जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण से जो जीभ है, जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करते हुए नीचे गिरती है, उसे उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देखिए इसके अन्य नाम भी है, आगत, निर्मित, नवीन, विकसित, है ना, व्यंजन। तो ये सब सारे नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम अढ़ा और सढ़ा बोलते हैं, है ना। जब हम अढ़ा और सढ़ा का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो जीभ है वो ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है ना। अढ़ा और सढ़ा ये क्या होते हैं? हमारे उच्छिप्त, द्विगुण, आगत, निर्मित, नवीन वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा कुल 39 व्यंजन वर्ण, जिसमें हमने देखिए 39 हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी थी? 25 थी, है ना। सबसे पहले हमने 25 स्पर्शी पढ़े, उसके बाद में अंतस्थ पढ़े हैं 4, उसके बाद में 4 हमने क्या पढ़े? उष्म, तो ये 8 और 25 कितना हो गया? 33। फिर हमने 4 पढ़े हैं संयुक्त वर्ण, है ना, संयुक्त व्यंजन वर्ण, 4 उसको पढ़े, तो ये हो गया हमारा 37 और ये हो गया हमारा 2 करके 39, है ना। तो कुल हमारे 39 हमने क्या पढ़ लिए? पूरे व्यंजन को हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, जहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला है वर्गीकरण वर्णमाला का। अब वर्णमाला, चलिए अब हम देखते हैं वर्णमाला के वर्गीकरण, जिसमें हमने सबसे पहले देखने हैं किसको? वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो ये होते हैं 52, है ना। तो इन 52 को अब हम फिर से वर्गीकरण में देखेंगे। किसके किसके आधार पर देखने वाले हैं? अब हम वायु संवेग के आधार पर, यानी कि हमारी जो वायु है वो किस प्रकार से निकलती है हमारे मुख से, उसके आधार पर भी इसको बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है? तो एक बांटा गया है अल्प प्राण में और दूसरा बांटा गया है महाप्राण में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम अल्प प्राण को। देखिए अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण से वायु धीरे से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, यानी कि ली भी जाती है और छोड़ी भी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 19 है। कितनी है? 19 है।
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। देखिए कौन कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन, हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया है ना। तो ये सारे शामिल होते हैं। अब देखिए जो पहला वर्ग है ना, पहला वर्ग में कौन आते हैं, तो क वर्ग हो गया, है ना। देखिए सॉरी, पहला देखिए कौन कौन सा बोला जा रहा है, वर्ग लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं पहले वर्ग को, तीसरे वर्ग को और पांचवें वर्ग को, यानी कि जो पंचमाक्षर है, तृतीयाक्षर है और प्रथमाक्षर है उसको ले रहे हैं ना। तो प्रथमाक्षर में क च ट त प, है ना, ये हो गया। और हमारा जो तृतीयाक्षर है इसमें कौन कौन से हैं, तो ग ज ड द ब, है ना। और हमारा जो पांचवा वर्ग है वो क्या होते हैं, वो सभी हम जानते हैं, नासिक के वर्ण, है ना, अंग य अड़ा न म, है ना। ऐसे हम याद रख लेते हैं। ये हो गया हमारा 15। और 5 कौन और शामिल हैं, तो अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो या होते हैं, र होते हैं, या र ल, और लास्ट क्या हो जाएगा, व, है ना। तो ये सारे मिला करके कितने हो गए, 19 हो गए, ठीक है। चलिए, और अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है, य र ल व। चलिए आगे देखेंगे, अगला है महाप्राण। अब देखिए महाप्राण व्यंजन, महाप्राण वर्ण किसे कहेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण से वायु तेजी से ली जाए, अब तेजी से ली जाए और तेजी से छोड़ी जाए उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण वर्ण कहते हैं। तथा एक और शामिल होता है हमारा उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ठीक है। अब इनमें कितने हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, और उष्ण व्यंजन मिला करके कितने हो गए, तो 10 4 14, है ना। चलिए आगे देखते हैं, कुल इसमें 14 संख्याएं हैं। देखिए दूसरा वर्ग कौन कौन से होते हैं, तो ख छ ठ थ फ, है ना। और जो चौथा वर्ग है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, घ झ ढ ध म, सॉरी ध और भ, ठीक है। ये हो गए हमारे 10। और उष्ण व्यंजन होते हैं स स स ह। ये सारे किस में आते हैं, महाप्राण वर्ण में आते हैं। अब देखिए कोई भी यहाँ पास एक नोट है कि कोई भी जो स्वर है ना तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे ही एग्जाम में दे दिया जाता है कि स्वर को भी मिला दिया जाता है और पूछ लिया जाता है तो इन निम्न में से महाप्राण वर्ण या अल्प प्राण वर्ण नहीं है, और उसमें स्वर को मिला दिया जाता है। तो स्वर जो है वह 11 स्वर है। 11 स्वर न तो महाप्राण है और न ही अल्प प्राण है। और देखिए स्वर के साथ साथ एक और याद रखेंगे, इसमें जो हमारा अंगा और अहा है जिसे हम क्या कहते हैं, अयोग वाह वर्ण है, वो भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, केवल व्यंजन ही महाप्राण और वर्ण, सॉरी अल्प प्राण और महाप्राण बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वर्गीकरण में, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। स्वर तंत्रीय के श्वास के कंपन या तारत्व के आधार पर, ठीक है, पूछा जाता है स्वर तंत्री के आधार पर या फिर कंपन के आधार पर या फिर तारत्व के आधार पर, ठीक है। वर्णमाला निम्न में से कौन है, ठीक है। हम जब इसके एग्जाम्पल करते क्वेश्चन करेंगे वहां से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए स्वर तंत्री या कंपन तारत्व के आधार पर वर्णमाला का वर्गीकरण। अब इसमें भी स्वर और व्यंजन है ना। तो देखिए स्वर आते हैं या नहीं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो अघोष वर्ण होते हैं और एक होते हैं घोष वर्ण, ठीक है। घोष को संघोष भी बोला जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, ध्वनि से है। इसका अर्थ किससे है, ध्वनि से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। चलिए देखिए अघोष वर्ण या फिर ध्वनि, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या कंपन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण से क्या न हो, कंपन न हो, तारत्व न हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। और इसी प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो, तारत्व या कंपन पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, घोष या संघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अघोष वर्ण पहले आता है, पहला और दूसरा वर्ण, है ना। पहला और दूसरा जो वर्ग है, वर्ग वर्ण है, उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग है,
क में क वर्ग, ठीक है, यहाँ पर वर्ग लिख दिया हूँ, ठीक है, कॉलम ले लेना था, है ना। तो देखिए पहला जो प्रथमाक्षर है और द्वितीयाक्षर है वो किस में आएगा हमारा, अघोष वर्ण में आएगा, जैसे कि क च ट त प और ख छ थ ठ और फ सॉरी। अगला है तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग वर्ण होते हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे संघोष में आ जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखिए जो उसमें व्यंजन है वो किस में आ रहे हैं, अघोष में। उसमें व्यंजन जो है वह किस में आएंगे, अघोष में आएंगे, किसको छोड़ करके, ह को छोड़ करके, ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं ह को छोड़ करके, ठीक है। इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 13 हो गई। पहले की देखिए अघोष जो वर्ण है उसके संख्या कितनी है, 13 है, जिसमें से 2 वर्ग वर्ण आते हैं, पहला और दूसरा, और तीसरा क्या आता है, उसमें व्यंजन आता है स, तीनों स, ठीक है, ह नहीं आता है। अंतस्थ व्यंजन जो है वह किस में आ गया, घोष या फिर संघोष में आ जाता है, यर अलावा। और जो उसमें व्यंजन ह है ना, वो भी किस में आता है, संघोष या फिर घोष में, ठीक है। सभी स्वर वर्ण जो है वह किस में आते हैं, तो संघोष या फिर घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर वर्णों का भेद देखते हैं। 2 प्रकार से किया गया है, एक तो अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। पहला है अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा क्या है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अभ्यांतर प्रयत्न को भी और 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, और जो बाह्य प्रयत्न है उसको 2 भागों में, जिसमें हम अघोष और घोष को ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम बाह्य प्रयत्न भी बोल सकते हैं, जो हमने अघोष और घोष पढ़ा है। चलिए हम देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न में सबसे पहला होता है विवृत वर्ण, जिसे हम खुला वर्ण बोलते हैं, खुला हुआ, ठीक है, विवृत का अर्थ क्या होता है, खुला हुआ। जैसे कि अ से अ तक के जितने वर्ण आते हैं, ठीक है, अ आ ई उ ए औ, है ना, ये सभी किस में आते हैं, विवृत वर्ण में आते हैं, ठीक है। स्पृष्ट वर्ण किसे कहेंगे, तो स्पृष्ट वर्ण जिसे हम छिपा हुआ वर्ण कहते हैं। क से म तक यानी कि वो सारे 25 वर्ण जो स्पर्शी है वो किस में आते हैं, स्पृष्ट वर्ण में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ईसत वर्ण। ईसत स्पृष्ट किसे कहेंगे, जो यर अलावा है अंतस्थ, उसे ईसत स्पृष्ट भी कहा जाता है। ईसत विवृत थोड़ा खुला हुआ, जिसे हम स ह, है ना, जो उसमें व्यंजन है उसे हम ईसत विवृत वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है ध्वनि के उच्चारण स्थान का विस्तृत विवरण, ठीक है, यानी कि जो ध्वनि का उच्चारण स्थान है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, उसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा कंठ्यव्य वर्ण। देखिए कंठ्य जो वर्ण होते हैं, जिसे हम कंठ से इसका उच्चारण स्थान शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंठव्य वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो देखिए स्वर में 3 स्वर शामिल है, अ वाले, अ, आ और अह, है ना, अ, आ और अह जो है वह कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन वर्ण में क वर्ग आता है और एक होता है ह, है ना, ठीक है। ये किस में आते हैं, हमारे कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले। अगला देखेंगे तालव्य वर्ण। दूसरा है तालव्य वर्ण। अब देखिए तालव्य वर्ण किसे कहेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु से शुरू हो उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। इसमें स्वर कौन कौन से शामिल है, तालव्य में ई का जब हम उच्चारण करेंगे तो वो तालु से होगा, ठीक है। और व्यंजन वर्ण में हम जानते हैं च वर्ग और य और स शामिल है, 2 य और स, एक अंतस्थ है य और एक उष्म है स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए मूर्धन्य वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण
कहते हैं। जैसे कि स्वर में कौन शामिल है, री शामिल है, ठीक है। मूर्धा में री शामिल है, याद रखेंगे। व्यंजन वर्ण में तीसरे वर्ग का आता है ट वर्ग और र और स। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ट वर्ग और री रस, रीरस ऐसे करके याद रख लो। मूर्धा रीरस, मूर्धा से जो बोले जाते हैं ट वर्ग वो रहते हैं रीरस, है ना, यानी कि निराश, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं रीरस, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है दंतव्य वर्ण। अब देखिए दंतव्य वर्ण किसे बोलेंगे, दंतव्य वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो, दांत से हो, है ना। जैसे कि इसमें आता है त वर्ग और ल स, ठीक है। त वर्ग और ल स याद रखेंगे, लस, ठीक है। अगला देखेंगे ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण में कौन शामिल है, तो ओष्ठ वर्ण में प वर्ग आता है और उ का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। इसमें जो स्वर है वो ए ऐ आते हैं और व्यंजन में कोई नहीं है, ठीक है। ए ऐ बस याद रखेंगे। कंठ तालव्य वर्ण में कौन कौन से है, ए और ऐ। दूसरा है कंठ ओष्ठ वर्ण, यानी कि कंठ ओष्ठ कंठ से भी और ओठ से भी दोनों से बोले जाते हैं, ऐसे होते हैं ओ औ, ठीक है। कंठ ओष्ठ ओ औ, ठीक है। कंठ ओष्ठ याद रखेंगे। अगला है चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग दंत ओष्ठ वर्ण को, ठीक है। दंत ओष्ठ वर्ण क्या होते हैं, जिसका उच्चारण स्थान दांत भी हो और होंठ भी हो, है ना। ऐसे एक ही वर्ण है दंत ओष्ठ में व, ठीक है। याद रखेंगे। नासिक के वर्ण आप सभी जानते हैं, अंग, य, अड़, न और म होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है वत्स्य वर्ण। देखिए वत्स्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे नल रस ज, ऐसे करके याद रखेंगे, नल रस और ज, ठीक है। न ल र स ज, ठीक है। वत्स्य वर्ण, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन वत्स्य वर्ण नहीं है, ऐसे करके एग्जाम में कई बार बना है ना। चलिए आगे देखेंगे स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य वर्ण। स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं ह केवल, ठीक है। पार्श्विक वर्ण किसे बोलते हैं, तो ल को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। ल को हम वत्स्य वर्ण भी बोलते हैं, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर शामिल है, ठीक है। अगला है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। लुंठित वर्ण, वत्स्य वर्ण और कंपित वर्ण, ये जो है र को भी बोला जाता है ना। र को देखिए वत्स्य वर्ण में भी रखा गया है और लुंठित और प्रकंपित वर्ण में भी रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है अलिजिह्वा वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए अलिजिह्वा वर्ण 5 होते हैं, याद रखेंगे। क ख ग ज और फ, ठीक है। क ख ग ज और फ, जिसके नीचे में एक डॉटेड डॉटेड बिंदु होता है उसी हम क्या कहते हैं, अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं, ठीक है। ये तुर्की या फिर फारसी शब्द भी कहे जाते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से अलिजिह्वा वर्ण, ठीक है। चलिए चलिए आगे अगले क्लास को हम कल करेंगे। इसमें हम वर्तनी या शब्द शुद्धि पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वर्तनी या शब्द शुद्धि को हम कल पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम इसको नहीं पढ़ेंगे, वर्तनी शब्द को। चलिए तो इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।